नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का आर ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज की इस वीडियो में भी आपके लिए लाए गए हैं कुछ खास प्रश्न जो आपकी आर ओ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो प्रश्न और उनसे जुड़ी कौन कौन सी खास बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि K9 वज्र और स्पाइक है क्या। आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है स्वदेशी मिसाइल है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी पनडुब्बी है या फिर परमाणु संचालित इंजन है, क्या है ये। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दरअसल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कुछ खास इंसिडेंट हुआ था पिछले साल जहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है। तो ये प्रश्न K9 वज्र और स्पाइक के बारे में है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख वाले क्षेत्र में भारतीय सेना ने K9 वज्र और स्पाइक को तैनात किया था। क्या है, तो देखिए ये है स्वदेशी मिसाइल है, क्योंकि इन्हें ही वहां पे तैनात किया गया था। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हैं और महत्वपूर्ण है। जैसे कि K9 वज्रा की बात करें तो यह 40 किलोमीटर रेंज वाली एक स्वचालित तोप है। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखने वाली बात है कि जो ये स्पाइक मिसाइल है, इसकी खास बात ये है कि इसको कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, इस प्रकार की यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, दागो और भूल जाओ मतलब है कि भाई चल गई तो चल गई, अभी अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएगी। इसकी रेंज 13.5 किलोग्राम भार के साथ में 2500 मीटर है, जो कि अपने आप में इसको काफ़ी अच्छा बना देती है। ठीक है, तो ये K9 वज्र और स्पाइक की कुछ खास बातें हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। खास बात है, याद जरूर रखिएगा, आप लोग इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी हुई। पहला कह रहा है इसकी स्थापना अप्रैल 1939 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, और दूसरा कह रहा है कि इसका महासचिव NG रंगा को नियुक्त किया गया था। तो देखिए, जब हम अखिल भारतीय किसान सभा को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना लखनऊ में ही हुई थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका नाम उस समय अखिल भारतीय किसान सभा नहीं हुआ करता था। दरअसल ये नाम इसका बाद में बदल दिया गया। शुरुआत में इसको नाम दिया गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। तो यहाँ पर सभा नहीं था, यहाँ पर कांग्रेस था। तो बाद में लेकिन थोड़ा सा नाम जो कांग्रेस था वो ठीक सा नहीं लगा, थोड़ा अंग्रेजी सा प्रतीत हो रहा था और भारतीय किसानों को जोड़ना था, एक संगठन बनाना था मजबूत। तो ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस को हटा करके सभा जोड़ा गया, जिसके बाद इसको अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, कहानी आपकी बढ़िया। तो देखिए, इसी के अलावा अगर बात करें इसके महासचिव की, तो देखिए इसका जो महासचिव है वह महासचिव NG रंगा को ही नियुक्त किया था इस समय। हालांकि इसके अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्थिति थी यहाँ पर। तो ये दोनों ही पद याद रखिएगा कि भाई अध्यक्ष कौन बने और महासचिव कौन बने, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ महासचिव हो तो महासचिव ही आपसे पूछा जाए। और ये प्रश्न पहले भी इस प्रकार से कई बार पूछे गए हैं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। अब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे तो उस हिसाब से हमारा प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि यही बता रहा है कि एक और दो दोनों सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास में कराची अधिवेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कराची अधिवेशन की, तो यह अधिवेशन 29 मार्च को हुआ था 1931 में। ठीक है, तो ये डेट है इस अधिवेशन की। अब इस अधिवेशन के अंदर कुछ खास काम हुए, जनरली हम लोग ये देखते हैं, है ना। कुछ विरले ही हैं अधिवेशन जिनके बारे में हमें पता होती है, पता रखनी होती है खास चीजें। जैसे कह रहा है कि क्या हुआ था, ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दिल्ली समझौते को मंजूरी दी गई थी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दी गई थी, या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने की बात कही गई थी, या फिर सभी कहे गए। तो देखिए, ये जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन कुछ अलग था। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये था कि भाई स्वराज के लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे थे, स्वराज के लक्ष्य को लेकर के झंडा भी फहरा लिया गया था, ये चीजें अब चलने लगी थी। अब इसी के साथ हम लोग खास चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि अब ना हमारे जो नेता है उनकी विचारधारा बदलने लगती है। नेताओं की विचारधारा इस प्रकार से होती है, क्या वो कहते हैं कि हम पहले जो सोचते थे अब नहीं, अब हमें अलग तरह का भारत चाहिए। अब हमें भारत ऐसा चाहिए जिस भारत के अंदर प्रेस को आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हमें चाहिए कि देश में संगठन बनाने की आज़ादी मिले। हमें चाहिए कि भाई जो कानून होने चाहिए वो लिंग जाति धर्म से परे होने चाहिए, यानी कि कानून समानता पर आधारित होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए तटस्थ और समान व्यवस्था होनी चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। ऐसी ही सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो इन सभी चीज़ों में देखा गया कि दिल्ली समझौते को मंजूरी दे करके इन सभी का पक्ष लिया गया, सही बातों का। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से भारत के सभी लोगों को दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत में इस समय अशिक्षा बड़े स्तर
स्तर पर पाई जाती थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसा आपको बताया, और सामूहिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होने चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। तो एक अधिकारों की बात करने वाले विचार, इसके अलावा समानता की बात करने वाले विचार, धर्म से जाति से परे सभी बातें जो थी वो हमें देखने को मिलती है कराची अधिवेशन में की गई थी। तो जब सारी बातें की गई थी तो इस हिसाब में हमारा जो उत्तर रहेगा वो ना तो ए रहेगा, ना बी रहेगा, ना सी रहेगा, क्योंकि डी रहेगा। डी कह रहा है कि सब कुछ की बात हम लोग को करनी है, तो इसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर डी, और इसी उत्तर को लेकर के चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है वो पूना पैक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि बताइए जी जरा, पूना पैक्ट के बारे में 3 कथन है, क्या क्या सही है। सबसे पहली बात यहाँ पर कही जा रही है कि सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। तो देखिए, इसके अलावा दूसरी बात है, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। देखिए, ये जो समझौता है सितंबर 1932 में ही हुआ था और महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस समय अंबेडकर साहब जो थे वो दलित समाज को, जिनको हरिजन भी कहा जाता है, उनको अलग लेके चलने की बढ़ चुके थे, अलग जाना चाहते थे वो। इस समय उनको लगता था कि अगर जो दलित समाज है, इन सभी लोगों का शुरुआत से शोषण तो हुआ ही हुआ, शोषण होने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर ये हिंदुओं के साथ में सभी लोगों के साथ मिले जुले चलते रहे तो उनका विकास हो नहीं पाएगा। इनको ना तो उनके अधिकार मिलेंगे और ना ही इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो बेहतर है कि ये हिंदू समाज से अलग होकर चले। और हालांकि इस समय दलित समाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो एक बड़ी छवि थी, इनकी बातें मानी जाती थी उनके द्वारा, सभी लोग फॉलो करते थे इनको। तो इसी वजह से जैसा कहते थे सब वैसे ही करना चाहते थे। तो ये बात महात्मा गांधी को पता थी, तो महात्मा गांधी ने इनसे चीज़ें डिस्कस की। तो बाद में अम्बेडकर मान भी गए साथ में रहने के लिए, हालांकि कुछ शर्तों पे, जिनमें शर्त ये थी कि भाई ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 147 हो जानी चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पहले ही 71 हुआ करता था, तो 71 पे वो सहमत नहीं थे, कह रहे थे कि बहुत कम है, और स्थिति आपको पता लगेगी कि लगभग 2 गुने से ज़्यादा हो गया है फिलहाल। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर रजामंद किया, केंद्रीय विधानमंडल की सीटों के लिए भी रजामंद किया और कहा कि ठीक है 18% की वृद्धि कर देंगे हम सीटों की संख्या में। तो ये कुछ परिवर्तन किए गए थे जिस पर सहमति बनती है अंततः, तब जाकर के पूना पैक्ट जो था इसको सफल माना जाता है। तो तीनों ही सही है। जब तीनों ही सही है तो इस हिसाब से हमें फिर डी के साथ जाना होगा, क्योंकि डी ही कह रहा है कि तीनों बातें सही हैं। चीज़ें क्लियर हैं सभी को? ठीक है, इसके अलावा आगे की बात चलते हैं हम लोग लेकर के। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 3 सही हैं, बस एक ही सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले एक तरफ देखने को मिल रही है पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक। पुस्तकों में नाम शामिल है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, हिंदू पॉलिटी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 4 किताबें हमें देखने को मिल रही हैं। नाम है लेखकों के लिए पांडुरंग वामन काणे, नीलकंठ शास्त्री, D.D. कौसम्बी और विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी गई है पांडुरंग वामन काणे साहब के द्वारा। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला युग सही सुमेलित है। दूसरे में कह रहे हैं अ हिस्ट्री ऑफ ओरिएंट इंडिया, क्या नीलकंठ शास्त्री ने लिखी है? जी बिल्कुल, ये भी सही है। हिंदू पॉलिटी, क्या D.D. कौसम्बी ने लिखी है? ये बिल्कुल गलत है। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी है, ये बात भी ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि जब हिंदू पॉलिटी D.D. कौसम्बी ने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो नाम याद रखना है हिंदू पॉलिटी के लिए वो आएगा K.P. जायसवाल। इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि यही आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या है हमारे लिए? सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लीप अहेड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में तेजी लाना है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 2 बातें हमारे सामने आ गई। तो देखिए हम लोग खास चीज देखते हैं कि भाई भारत में लीप अहेड पहल शुरू की गई और इस पहल को शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इस पहल को शुरू करने के पीछे हम लोग खास स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि सहयोग से शुरू की गई है, और यहाँ पर सहयोग देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इन दोनों के सहयोग से इसको शुरू किया जाता है। अब इसका जो उद्देश्य रखा जाता है वो यही रखा जाता है कि भाई आज के समय में स्टार्टअप काफ़ी तेज़ी से गेम चेंजर बन रहे हैं, चीज़ों में सुधार ला रहे हैं और भूमिका निभा रहे हैं, तो क्यों ना इनका और ज़्यादा भूमिका सुनिश्चित किया जाए, चीज़ों को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भाई स्टार्टअप्स के लिए ही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब
1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है या नहीं है, ये थोड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि वित्तीय सहायता जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि जो ये हमारी लीप अहेड पहल है, इसमें 1 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता और 3 महीने की मेंटरशिप कार्यक्रम शामिल किया गया। ठीक है, तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए की राशि ही नहीं, 3 महीने का मेंटरशिप कार्यक्रम भी शामिल है साथ साथ। ये दोनों ही बातें भी ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक, ये भी ठीक, दोनों ही ठीक। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां, 107वां, 111वां या फिर इनमें से कोई भी स्थान नहीं? तो देखिए, जो ये हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, तो ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा, जिसका नाम है वेल्थ हंगर वेलफेयर। ठीक है, तो ये जो हमारा वेल्थ हंगर हिल्फे है, जर्मनी का एक संगठन है जो जारी करता है इस इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ में, जो आयरलैंड का है। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलजुल करके काम संभालते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में भुखमरी की स्थिति क्या है। जो जितना ज़्यादा पीछे है उसके अंदर वहाँ पर भुखमरी की स्थिति उतनी ही ज़्यादा बड़ी स्तर पर मौजूद है। जो फर्स्ट रैंक होल्डर है या टॉप 10 है, वहाँ पर भुखमरी की स्थिति बहुत ही कम है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भाई के भारत को यहाँ पर दिया गया है 111वां स्थान, जो कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि 111वां स्थान भारत को मिला है 125 देशों के अंदर। इसलिए दिक्कतों वाली बात है, मतलब भारत में भुखमरी बड़े स्तर पर है, ऐसा ये इंडेक्स कह रहा है। दूसरी खास बात देखने वाली ये है कि ये 2023 का इंडेक्स है, जहाँ पर 111वां स्थान मिला है। अगर हम लोग बात करें 2022 के इंडेक्स में भारत कहाँ था, तो उस समय भारत को 107वां स्थान दिया गया था। तो स्थिति थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है पिछले वर्ष की तुलना में। लेकिन प्रश्न का जो उत्तर है वो सी है, हमें सी के साथ जाना होगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया था? मिहिर भोज, धर्मपाल, कृष्ण तृतीय, देवपाल। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ भाई, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार का जो कार्य था वो धर्मपाल के हिस्से में आया था। ठीक है, धर्मपाल क्योंकि पाल वंश का शासक था और पाल वंश के शासकों का बौद्ध धर्म से खास लगाव था, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किए हैं, बौद्ध कला के संरक्षण के लिए कार्य किए, ये हमेशा से हुआ है। तो धर्मपाल ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका पुनरुद्धार का काम भी कराया, और सिर्फ पुनरुद्धार का काम नहीं करवाया बल्कि इसके साथ ही उसने 200 गांव दान में दिए, जिसकी आमदनी से इसकी पूरी व्यवस्था चलाई जाना सुनिश्चित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और धर्मपाल के लिए हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो बी हो जाएगा, और इसी के साथ हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चौलकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ए मंडलम वलनाडु नाडु कोट्टम, दूसरे में कह रहा है कि मंडलम नाडु वलनाडु कोट्टम, तीसरे में कह रहा है कि नाडु कोट्टम वलनाडु मंडलम, डी में कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं भैया। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं चौलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को, तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई, कैसे कैसे विभाजन किया जाता था इकाइयों में अलग अलग, और प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आता था इसके अंदर मंडलम। ठीक है, मंडलम पहले स्थान पर है इसको। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो मंडलम था, मतलब सबसे पहले तो जो है कि प्रांत आता है। ठीक है, प्रांत का विभाजन जो होता है वो किस में किया जाता है? मंडलम में। तो देखिए, सबसे पहले प्रांत, प्रांत के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रांत अब बढ़ जाएगा मंडलम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रांत के अंदर दूसरी इकाई हो गई, तो क्योंकि प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए सारा का सारा काम किया जाता था। ठीक है, तो प्रांत से हम लोग आ गए किसमें? मंडलम में आ गए। अब मंडलम के को कैसे बांटा जाएगा? तो देखिए, मंडलम को बांटा जाएगा अब वलनाडु में। ठीक है, वलनाडु में बांटा जाएगा। वलनाडु मतलब क्या होता है? जिलों में बांट दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जिलों वाली व्यवस्था हो इसके लिए। अब वलनाडु यानी कि जिलों को बांटना होगा, तो किस में बांटा जाएगा? अब इसको बांटा जाएगा नाडुओं में। अब यहाँ पे अलग अलग नाडु बनेंगे। ठीक, अब नाडु को भी बांटना है, तो नाडु को कैसे बांटा जाएगा? अब नाडु को बांटने का काम किया जाएगा कोट्टम के रूप। ठीक है, तो ये वाली स्थिति रहती है। तो प्रांत, प्रांत के बाद मंडलम, मंडलम के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद कोट्टम। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। प्रांत तो हमें दे ही नहीं रखा है इसके अंदर कहीं पे भी, तो प्रांत का मतलब नहीं है। मंडलम, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है पहले नंबर पे। इसके बाद आएगा वलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर वलनाडु है, ये ठीक जा रहा है। वलनाडु के बाद फिर नाडु, और इसके बाद में कोट्टम। तो इस हिसाब से सीक्वेंस जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? पहले यानी कि ए में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये सही है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। चीज़ें क्लियर हैं सभी को? ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-अर्ज, जिसको दीवान-ए-आरिज भी कहा जाता था जनरली। ठीक है, ये इसकी खास बात थी। अब
किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबल ने, रज़िया सुल्तान ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? ऐसा लगता है कि जो बढ़िया-बढ़िया काम हुए सारे अलाउद्दीन खिलजी ने किए, क्योंकि अपने आप में कट्टर शासक, दूरदर्शी शासक, काफ़ी गुण तो थे इसकी प्रवृत्ति के अंदर ना, ये प्रवृत्ति में रखता था अपनी सभी चीज़ें और काफ़ी सहा है अच्छा शासनकाल इसका। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बलबन का है, यानी कि बी होगा हमारे प्रश्न का उत्तर। बलबन की ही खास बात थी कि बलबन चाहता था कि आंतरिक अशांति और अव्यवस्था दोनों ही मेरे सामने खड़ी ना हो। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन चलाने में ना मुझे परेशानी ना, बड़ा सुखमय और आरामदायक प्रशासन चलाऊं। मैं विस्तार पे ध्यान लगाऊं, ना कि अपनी आंतरिक चीज़ों से निपटने में। बाहर की चीज़ें तो ठीक है, आंतरिक चीज़ें गड़बड़ ना करे, क्योंकि मैं इसी में उलझा हुआ नहीं रहना चाहता। तो इसीलिए इसने क्या किया, आंतरिक अशांति और अव्यवस्था से निपटने के लिए पंजाब में अपने पैर जमा चुके और दिल्ली सल्तनत के खतरा बन चुके मंगोलों का सामना करने के लिए इसने एक बढ़िया सेना बनाई। अब इसने जो सेना तैयार की, उस सैन्य विभाग को उसने नाम दिया दीवाने अर्ज। सैनिक थे इसके अंदर, प्रॉपर पैदल, घुड़सवार भी रखे इसने, सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखा इसने बढ़िया से। और इसको लगता था कोई काम नहीं कर सकता सैनिक, उम्र दराज हो गया है या फिर मजबूती नहीं है लड़ने की उसके अंदर, शरीर अच्छा नहीं है उसका, तो उसको रिटायर भी कर दिया करता था ये पेंशन दे करके। इस प्रकार से सेना इसने मजबूत तैयार करी थी दीवाने अर्ज, यानी कि अपने सैन्य विभाग के तहत। चीज़ें क्लियर हैं? बढ़िया। तो इसी के साथ हम लोग के प्रश्न जो है वो यहाँ पर आकर के पूरे हो जाते हैं। और इस वीडियो के हिसाब से जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमें बात करनी थी, उन सभी प्रश्नों पर हमने बहुत अच्छे से बातचीत अभी कर ली है। तो वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।